हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। 14/7 एनसीईआरटी पेज नंबर 485 संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये कुछ संधि डायोड के पीएन जंक्शन डायोड के कुछ एप्लीकेशन हैं जो आपको करने हैं और 2 नंबर में या 3 नंबर में बोर्ड परीक्षाओं में ये आते हैं। और इन्हीं में से 1 नंबर का एक सवाल भी बनता है जो इनमें छिपी हुई थ्योरी पर आधारित होता है। वह थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, वो सवाल आपका हो जाएगा। अगर 1 नंबर का आता है तो उसके लिए क्या करें कि बस इस वीडियो में जो मैं कह रहा हूँ आप उसे सिर्फ सुन लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल कर रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ उसका थोड़ा सा नोट्स आप अपनी रफ कॉपी में बना के बस एक बार लिख लीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, तो 2 तरह के सवाल हैं, एक 1 नंबर में और एक 2 या 3 नंबर में। 1 नंबर के सवाल के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सवाल बढ़ता है चैप्टरों में। और जैसे मान लीजिए आप जाते हैं बिहार बोर्ड में, जाते हैं बिहार स्टेट बोर्ड में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा है। तो वहाँ पर तो ये पक्का ही हो जाता है कि ये कहानी, ये स्टोरी अगर आप सुन लें तो आपके 2 सवाल पक्के हो जाएंगे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप, और देखते ही पढ़ते ही मालूम पड़ जाएगा, सवाल आपका फिट हो जाएगा, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। यूपी बोर्ड में या और राज्यों में यहाँ पर 1 नंबर का सवाल और 2 या 3 नंबर का सवाल अनुप्रयोग पर आधारित है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें वही है, दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। इसमें 2 तरह की बातें हैं, एक है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। 2 चीज़ें हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या इन पर सवाल बन सकता है, क्या बातें पूछी जा सकती हैं, इनकी संरचना, इनकी क्रियाविधि क्या है, हम यहीं से शुरू करते हैं। तो पॉइंट है 14/7 एनसीईआरटी के मुताबिक। इस पॉइंट के नंबर को लिख देते हैं, ये है 14/7। ठीक, और ये है संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। ठीक, यानी दिष्टकारी। बस दिष्टकारी लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी ज़्यादा झंझट नहीं करूँगा, ज़्यादा कहानी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। दिष्टकारी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। यानी रेक्टिफाई करना, अपनी मर्जी की दिशा में किसी चीज़ को चलाना। ठीक, अब शुरू करते हैं बात को। देखिए, सबसे पहले क्या ज़रूरी है, सबसे पहले मेरे हाथ में एक लिखने की सामग्री होना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद ज़रूरी है कि ये जुगाड़ क्या है, अरेंजमेंट क्या है और कैसे काम करता है। इसको पहले रफली समझते हैं कि साहब दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हमारे पास जो एसी वोल्टता होती है, एसी वोल्टेज, ये कुछ इस तरीके से होती है, आती है जाती है ऐसी। चाहे इसमें यहाँ हम धारा ले लें, चाहे हम इसमें वोल्टता ले लें, ये समय के हिसाब से जाती है। ठीक, और ये होती है ज्यावक्रीय। कैसी होती है? ज्यावक्रीय। ये होती है ज्यावक्रीय, जिसे बोलते हैं साइनो या सिनुसॉइडल। यानी साइन थीटा वाला x = a साइन ओमेगा t वाला सरल आवर्त गति वाला जो फंडा है, ये इसका फंडा होता है, ये ऐसी होती है। अब मान लीजिए हम नहीं चाहते कि हमारे पास ये आगे जाएगी, तो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, यानी हमारे पास अर्धचालकों से बनी हुई कोई डिवाइस है, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, ये जो भी है। हम उसमें इस तरह की धारा नहीं दे सकते। अगर हमने उसमें इस तरह की धारा दी तो वह जल जाएगा, क्योंकि ये धारा जाती है आती है, जाती है आती है। तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की, परमाणुओं की संरचनाएं हैं, सब उखड़ जाएंगी, उधड़ जाएंगी, वो जल जाएगा, वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि साहब इसकी हमें एक ऐसी धारा बनानी पड़ती है
जिसे हम कहते हैं डीसी, यानी ये धारा जो है समय के साथ ना बदले, सीधी सीधी सी बन जाए ऐसे। अब ये वोल्ट का हो चाहे ये धारा हो, क्योंकि हम इसको फिर उस यंत्र को देते हैं जो डीसी पर चलता है, यानी डायरेक्ट करंट पर चलता है। ठीक, यानी दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब एक दिशा में बनाई हुई धारा। ठीक, तो क्या है ये हो गया साहब, ये तो एसी है, ये तो प्रत्यावर्ती है साहब। ये कैसी है, ये प्रत्यावर्ती है, और ये साहब डीसी है, डायरेक्ट करंट। ठीक, इसे क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। ये दिष्ट धारा है। ठीक, बातें बहुत सारी हैं, ये क्यों है, ये क्या है, इसके कौन खतरनाक है, तो खतरनाक तो ये आने जाने वाली है, खतरनाक तो ऐसी होती है, तो दुनिया जानती है। ठीक, एक ही दिशा में जाने वाली धारा खतरनाक है, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आना भी है जाना भी है। आवेशों को, शरीर में फैले आवेशों को ये दोनों तरफ गति देती है, तो ये खतरनाक है। ये शरीर में फैले आवेशों को एक ही दिशा में गति देती है, तो ये उतनी खतरनाक नहीं है। ठीक, अब इससे ये नहीं बनी, हम कह रहे हैं भाई इससे सीधे ये नहीं बनेगी, क्योंकि ये, इसको पहले हम इसकी दिशा को हटाएंगे। तो हम क्या व्यवस्था करते हैं, हम क्या करते हैं कि साहब यहाँ से दे देते हैं एसी, ठीक, और यहाँ लगा लेते हैं अपना दिष्टकारी, यहाँ लगा लेते हैं दिष्टकारी। ठीक, तो दो तरीके खुलते हैं हमारे पास, दो तरीकों से हम कर सकते हैं साहब। एक कर सकते हैं आधी तरंग को दिष्ट कर दें, यानी आधी तरंग को हटा दें, पॉजिटिव रख लें साहब, ये कर लें हम। तो ये हो गया, देखो इस तरीके से जुगाड़बाजी लगा दी, ये हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी। यानी देखिए आधी तरंग जो है इसमें बनी, आधी इसमें गायब हो गई, माइनस वाला हिस्सा इसका कट गया। ठीक, ये हो गई बात सिंपल। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दूसरी चीज भी होती है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी ये पॉजिटिव करेगा सभी को कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये हो गया। तो हम देख रहे हैं साहब, इनमें से कोई भी, ना तो ये और ना ये, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं बनी साहब, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं बनी। तो हम क्या करते हैं, इस दिष्टकारी के साथ में हम एक फिल्टर लगाते हैं, इसे कहते हैं फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, संधारित्र फिल्टर, ये लगाते हैं। कह साहब अब जो है आपको इस वाली को अगर आप करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलता, ये आपको लगभग लगभग इसी तरीके से मिल जाती है, यानी लगभग सीधी मिल जाती है ये वाली। और अगर इसको भी लेते हैं, कह रहे इसको कोई फ़ायदा नहीं है लेने से, इसमें समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी मान तो मिलेगा, लेकिन ये भी लगातार प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा हलचल हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें लगातार वोल्ट की या धारा की उपस्थिति नहीं है। संधारित्र का गुण है साहब कि वो है संचित करता है आवेश को, और जब कम पड़ता है आवेश तो उसे दे भी देता है आगे। ठीक, तो संधारित्र का फिल्टर लगाकर हम लगभग ऐसी बना लेते हैं। कहना साहब अभी भी ये ऐसी नहीं बनी, अभी भी ये ऐसी नहीं बनी, तो कह रहे इसको दोबारा फिल्टर कर लेते हैं, इसको फिर से फिल्टर कर लेते हैं, इसको फिर से फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर कर लेते हैं इसको। ठीक, और फिल्टर करने के लिए आधुनिक कोई युक्ति लगा लेते हैं, कोई आधुनिक युक्ति जो डीसी पर बेस हो, वह कोई युक्ति लगा लेते हैं, कोई टेक्नोलॉजी लगा लेते हैं, क्योंकि संधारित्र फिल्टर तो हमने कर दिया। अगर और संधारित्र फिल्टर करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार और भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और लगा लेते हैं फिल्टर, कोई बना लेते हैं। तो कह रहा फिर अब ये और बढ़िया हो जाएगी साहब, और ये लगभग ऐसी मिल जाएगी आपको। अब इसे आप अपने मोबाइल में, इसमें, उसमें, टेलीविजन, लैपटॉप, कैमरा वैमरा सब जो है, जो भी डीसी पे चलता है, कह रहा साहब आप ये मिल जाएगा। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहला काम किसका है, कह रहा इसका है साहब, दिष्टकारी का।
और ये दिष्टकारी दो काम करता है, आधी तरंग और ये पूरी तरंग। वैसे आधी तरंग से कोई कुछ नहीं करता, आधी तरंग का करोगे भी क्या, ठीक। पूर्ण तरंग, आधी तरंग वाला तो समझने के लिए है कि चीज चल कैसे रही है, उसके बाद पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात है। आ गया दोनों में। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ी सी विलंब हुई, कोई आ जाता है, आपको पता ही है, घर में तो सब चलता रहता है, ठीक। और गुरु जी पढ़ा लेते हैं, वो बीच में कोई आ गया था जी, आ जाता है कोई बोलने चालने वाला, कोई टेंशन ना लो, ठीक। आगे चलो, तो अब कार्यवाही शुरू करते हैं, समझते हैं व्यवस्था को। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें कैसे हुई हैं, जरा इसको जोड़ लेते हैं पहले अपने दिमाग में, इसको फिट बिठा लेते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई। अब इसे आगे की चीज़ में हटा देता हूँ, देखो यहाँ से, और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये तो फिल्टर हो गया, सारी चीज़ें मिल गई आपको। अब देखिए मान लीजिए ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है, तो इसके ऊपर लिख दूंगा अर्ध तरंग दिष्टकारी, है ना, ऐसे लिख देता हूँ देखो। और ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हालांकि ये चीज़ कैसी होती है वो पूरी बता दूंगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो सिंपल सी बात है। पहले समझ लें कि फैक्ट कहाँ है, कहाँ पर सवाल बन के खड़ा हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। उसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझ लें, इसमें कुछ नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में धारा का जो मान है, वर्ग माध्य मूल मान, अब देखें कि आधे में धारा है, आधे में नहीं है। अगर हम देखें प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान वो है I0 बटे वर्गमूल 2। ये तुम जानते हो वर्ग माध्य मूल मान है, इसे तुम कहते हो IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब अगर यहाँ देखूँ कि साहब इसका RMS क्या है इस वाले का, ठीक, तो वर्गमूल 2 से एक बार और भाग होगा ये, क्योंकि इसमें एक चीज़ है नहीं, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो वही चीज़ आएगी, लेकिन इसमें है नहीं, तो कितना हो जाएगा I0 बाई 2। एक वर्गमूल 2 तो पहले ही लग गया, एक और लग जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं भाई कितनी शक्ति है, उसको फिर औसत धारा का मान वहाँ निकालते हैं, वर्ग माध्यम ये इस तरीके से निकालते हैं। और अगर इसको इस तरीके से निकालने हैं, कोई भी RMS वैल्यू निकालनी होती, क्या करते हैं, दो RMS वैल्यू हैं, एक है I√2 का स्क्वायर, इस वाले की है, ये तो सिंपल है, आधे वाले की इसकी है नहीं, तो इसकी 0 लगा देते हैं, 0 का स्क्वायर, और ये ऐसे कर देते हैं, और इसे 2 से भाग कर देते हैं। यही तो होता है वर्ग माध्य मूल मान निकालने का तरीका, एक का वर्ग दूसरे का वर्ग, औसत, वर्ग का औसत, और क्या है, वर्ग के औसत का वर्गमूल। अब ये कितना हो गया, देखो ये सीधे सीधे आ गया I0 बाई 2, ठीक, निकाल के बता दिया छोटा सा बना के। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वर्ग माध्य मूल मान है वो है ये है, और यहाँ पर जो का तो है, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, तो यहाँ वही है IRMS, यहाँ पे है I0 बाई √2।
अब बात कर लेते हैं साहब कि आवृत्ति क्या है। भाई आवृत्ति का भी देखो चक्कर रहेगा ना बच्चों, आवृत्ति। तो यहाँ पर आवृत्ति जो भी है, यहाँ पर जो भी आवृत्ति है, मान लीजिए यहाँ पे आवृत्ति है, क्योंकि इन दोनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मान लीजिए यहाँ पे आवृत्ति है एफ नॉट। एफ नॉट किस में दी गई? हर्ट्ज में दी गई। हर्ट्ज में बता देते हैं प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितनी बार डू 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 डू, है ना। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक सेकंड में जितनी बार वहाँ आ रही थी यहाँ भी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये है कि वो आधी हो गई है। एक टाइम में, एक टाइम पीरियड में आधी होती है, आधी होती नहीं, लेकिन आ तो उतनी बार रही है। मान लीजिए ये एक टाइम पीरियड है, देखो इतना सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें यहाँ तक आई, ये नहीं आई लेकिन आ रही है एक बार तो यानी कि यहाँ पर आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आवृत्ति जो की तो है। यहाँ पे 2 बार आ गई, एक बार 2 बार, ठीक है। यहाँ 1 बार आई, एक ही बार है, देखो यहाँ पे 2 बार आ गई है। एक ही समय में या एक ही आवर्तकाल में 2 बार हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे आवृत्ति डबल हो गई है। तो समझ गया, वर्ग माध्य मूल मान पर, अर्ध तरंग दिष्टकारी पर और पूर्ण तरंग दिष्टकारी पर क्या फर्क पड़ा? समझ में आ गया सीधी बात। यानी अगर 1 नंबर में सवाल में कुछ बनता है या ऑब्जेक्टिव में कुछ बनता है, जैसे कि मैंने बिहार राज्य बोर्ड के पेपर की बात करी थी बच्चों, तो दिस सिंपल है यार, यहीं से बनेगा और अब तुम कर भी दोगे, अब कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक, चलिए अब ये बात हुई मुख्य बात। अब हम शुरू करते हैं दोनों का परिपथ। दोनों के परिपथ बना के दिखा देता हूँ। परिपथ बनने के बाद तो मैं सीधा इसको 4 लाइनों में बना के लिख के फाइनल कर देना है, ठीक है। परिपथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी एक व्यवस्था कर लेते हैं साहब। ये जो बोर्ड है ना, इसको बीच में से ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा आधा आधा कर लेते हैं इसको ना, ऐसे बोर्ड को आधा आधा कर लेते हैं। और ये जगह हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि दोनों में परिपथ में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, दोनों बताएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। एक बार समझ में आ गया ना, जैसे चाहे लिखना, लिखने में कोई समस्या नहीं है। एक बार समझ में आ गया ना क्या हो रहा है, फिर जैसे चाहे लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे कर दो, फिजिक्स में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि भैया तो कविता ही लिखनी थी साहब, तो कविता की लाइनें उल्टी पुल्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही हो, फैक्ट यानी तथ्य सही हो। अब सबसे पहले बनाते हैं कि साहब इसका परिपथ कैसा होगा। सबसे पहली चीज़ परिपथ। तो परिपथ में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रांसफॉर्मर दिखाया करते हैं। देखो सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर दिखाया करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर जो है इस तरीके से, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर दिखाया करते हैं पहले हम। देखो ये रहा ट्रांसफॉर्मर। ठीक, ट्रांसफॉर्मर इधर से भी जब हम निकालते हैं, यहाँ भी एक ट्रांसफॉर्मर दिखाया करते हैं। ट्रांसफॉर्मर की एक कॉइल, ये एक ही ट्रांसफॉर्मर है, एक से कोई मतलब, ये कॉइल है और इनके बीच में हम अन्योन्य प्रेरण का प्रतीक बताया करते हैं ऐसे। ठीक, अब इसमें धारा आ रही होगी किसी तरीके से, आना जाना, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, इसमें भी ऐसा हो रहा होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक जो है ये जरूरी होता है परिपथ के अंदर। ठीक, इसके बाद यहां पर
हम दो बिंदु ले लेते हैं साहब, जिन पर हम देते हैं ए और बी, इन पर हम मानते हैं कि साहब ये निवेशी वोल्टता है। बिंदु ए पर निवेशी वोल्टता, बिंदु ए तथा बी पर निवेशी वोल्टता या धारा, जो भी धारा ले सकते हैं। और वह कैसी होगी? वह ऐसी होगी, देखो ये समय और ये इस तरीके से यूँ बना के दिखा देंगे इसको, ऐसे, ठीक, ऐसे बना देंगे, दैट इज यूँ। अब यहाँ चाहे वोल्टता बना दो चाहे धारा बना दो, ठीक। तो निवेशी वोल्टता ये हो गई, कहाँ पर है? बिंदु ए और बी पर है। ये आई किधर से है? ये इधर से आई है। तो जैसे निवेशी यहाँ नहीं है, इनपुट यहाँ नहीं है। इनपुट ट्रांसफॉर्मर से गुजरने के बाद इन दो बिंदुओं पर लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब इसके बाद यहाँ एक डायोड लगा दिया गया इस तरीके से। इस डायोड का नाम लिख दिया गया डी, ठीक। यानी डायोड डी परिपथ में आर एल यानी लोड के साथ जोड़ा गया। यानी ये भी बात बिल्कुल सरल हो गई कि साहब ये जो है यहाँ से इस लोड के साथ जोड़ दिया गया। ये लोड है, ठीक। आर एल पर निर्गत वोल्टता के लिए डायोड के व्यवहार को समझना होगा। यानी यहाँ पर जो भी वोल्टता आती है उसके लिए डायोड के व्यवहार को समझना होगा। ये है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब डायोड का व्यवहार कैसा होगा, ठीक, वो देखते हैं। जब ए पर धारा की दिशा डायोड के लिए, डायोड लिख देता हूं, लो, डायोड डी के लिए अग्रदिशिक है, तो यह धारा परिपथ में प्रवाहित हो जाती है। एवं आर एल पर वोल्टता धनात्मक रूप में प्राप्त हो जाती है। अग्रदिशिक यानी फॉरवर्ड बायस्ड। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जब धारा पास होगी इसमें, तो धारा की दिशा को इस तरीके से पास कर दिया जाता है। ये देखिए, धारा की दिशा ऐसे पास हो गई, पास हो गई है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि डायोड अग्रदिशिक है, फॉरवर्ड बायस है। हमने बताया था भाई, फॉरवर्ड बायस डायोड में बहुत ही कम वोल्टता पर भी धारा पास हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद जब ए पर धारा की दिशा
इस प्रकार है कि डायोड डी पश्च दिशिक है। पश्च दिशिक समझ रहे हो बच्चों, रिवर्स बायस। तो यह धारा को प्रवाहित नहीं करता है, धारा को प्रवाहित नहीं करता है। अतः आर एल पर कोई वोल्टता प्राप्त नहीं होती। आर एल पर कोई भी वोल्टता प्राप्त नहीं होती। देखिए नहीं, इस चीज को पास कर दिया, इसको रोक लिया, इसको पास कर दिया, दूसरे को रोक लिया। जब जब नेगेटिव हुआ, जब जब रिवर्स बायस हुआ, यानी जब जब ऐसा हुआ, ठीक, तब तब इसने रोक लिया, धारा को इसने रोक लिया, नहीं जाने दिया। ठीक, इसके लिए यह अनिवार्य है, देखो नई चीज बन के आएगी सामने कि डायोड की भंजन वोल्टता, भंजन वोल्टता या भंजन विभव अधिक हो। क्योंकि जितनी वोल्टता इस ट्रांसफार्मर में है, अगर वही भंजन वोल्टता हो जाएगी तो ये धारा को पश्च दशक में भी पास कर देगा। इसका मतलब होता है कि भंजन वोल्टता यानी भंजन विभव अधिक हो। ठीक, किससे अधिक हो? निवेशी वोल्टता के अधिकतम मान से, वोल्टता कोमा निवेशी वोल्टता के अधिकतम मान से अधिक हो, अधिकतम मान से भी अधिक हो। क्योंकि रिवर्स बायस में भी वोल्टता बहुत अधिक हो जाए, भंजन वोल्टता से ज़्यादा हो जाए तो चलने लगती है धारा। इसका मतलब समझ ले ज़रा, मान लीजिए ये है निवेशी वोल्टता। कितनी है निवेशी वोल्टता? कह रहा जी निवेशी वोल्टता है 220 वोल्ट, ये निवेशी वोल्टता है मान लीजिए। अधिकतम मान कितना बताया जा रहा है निवेशी वोल्टता का? 220। तो भंजन वोल्टता कितनी होनी चाहिए? डायोड की भंजन वोल्टता या भंजन विभव वह अधिक होना चाहिए 220 वोल्ट से। क्योंकि रिवर्स बायस में भी मतलब धारा को रोक दे तो देख कभी ना कभी क्या होगा। देखिए माइनस की तरफ बढ़ रही वोल्टता ये रही, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मान लो, तो इसका मतलब है कि उल्टी दिशा में भी अधिकतम वोल्टता देगा। अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब भंजन वोल्टता यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या है इसका नाम था? इसका नाम था ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी जिसमें रिवर्स बायस में भी या पश्च दिशा में भी धारा बह जाती है। ये थी वो, धारा नहीं बहानी है। तो कुल मिला के ये बात लिखनी ज़रूरी है। और ये तैयार हो गया कि भाई शर्त क्या है, अनिवार्य बात क्या है। इसके लिए ये अनिवार्य है क्योंकि अनिवार्य सब शर्त जो है इसमें वो ये है। तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहली बात है, जो वोल्ट से यहाँ से आती है वो अधिकतम कितनी है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए डायोड की भंजन वोल्टता।
पस दशक में भंजन वोल्टता ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसे रोक सके, इसे तभी रोक सकेगा, है ना। तो खैर ये तो तुमने देख लिया था डायोड में भंजन वोल्टता क्या थी, या तो सब बता दिया था मैंने, तो समझ में आने वाली बात है। बाकी इसमें किसका क्या मान होता है वो बता दिया। अब तरंग निरूपण, ठीक। अब आता है निवेशी तरंग, ठीक। अब यहां पर अगर एक ही बात करूं मैं तो ए पर धनात्मक होती है जब बी पर ऋणात्मक होती है, ठीक। तो ऐसे बनाते हैं, देखो यहां बना देता हूं, निवेशी तरंग या तरंग निरूपण लिखता हूं मैं पहले, है ना, तरंग निरूपण लिखता हूं। ए पर तरंग किस प्रकार की होगी वो यहां बना देता हूं, देखो ये बहुत जरूरी है, ये बना के आना, तुमको छोड़ के नहीं आना, इसको छोड़ के नहीं आना। ये ए पे तरंग है देखो, और इसकी उल्टी माइनस में बी पे तरंग है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, ठीक। ये जो है एक चक्कर में घूमता है, एक सिरा प्लस होता है परिपथ का तो दूसरा सिरा माइनस होता है, ठीक। अब इसी का बिल्कुल बी पर तरंग कैसी होगी, इसकी उल्टी करके देंगे बी पर तरंग, है ना, ऐसे देंगे। देखो यहाँ समय लिखते हैं और यहाँ कुछ नहीं लिखते, ये तो वोल्टता ले सकते हैं, धारा ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते, तो इसका उल्टा करके देंगे बी पे तरंग, ऐसे, ठीक। ऐसे बना के देंगे, देखो देखो उल्टी बना दी मैंने, ये रहा, ठीक। अब आई निर्गत वोल्टता, यानी आर एल पर तरंग, आर एल पर तरंग जो मुख्य बात है वो देखो यहाँ आ रही है, हालांकि जगह थोड़ी बच गई हमारे पास, पर कुछ चिंता नहीं है, बना देंगे। ये देखिए ऐसे, इसी नीचे ही बना देता हूँ मैं, ऐसे और ऐसे, यूँ, ठीक, और ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये किस पे है, आर एल पे तरंग है, तो ये मिल गई मुझे, ये मुझे नहीं मिली, फिर मुझे ये मिल गई। ए वाला पॉजिटिव होता है जब तब मुझे मिल जाएगा, देखो ऐसे, इस तरीके से ये मुझे मिलता चला जाएगा, क्योंकि बी वाला इसमें कट जाएगा, जब ए पे पॉजिटिव होगा तब मुझे मिलेगा, ये मिल गया, ये मिल गया, ऐसे आगे वाला भी मिल जाएगा, ये मिल गया, ठीक। यानी जो पास होगा वो ये होगा, देखो ये पास होगा, और ये भी पास होगा, और ये भी पास होगा, कुल मिला के धनात्मक धनात्मक पास हो जाएगा, और ऋणात्मक ऋणात्मक जो है ये कट जाएगा, ये पास नहीं होगा। अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो बातें सारी क्लियर हो गई, क्या क्या होता है इसमें, सब कुछ फाइनल हो गया। ये तुम्हारा परिपथ है, परिपथ बनाने में गलती ना करें, परिपथ सही बना के दें, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं इधर पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ बनाएंगे पहले।